नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एमसीक्यू सेशन में। और आज खोरठा में हम लोग व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिसमें आपका व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध जो है वहाँ से एमसीक्यूज कुछ उठाए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। पिछला जो एमसीक्यूज था उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण 2 क्वेश्चंस इधर से उधर हो गए थे और हमने ध्यान नहीं दिया था। क्या होता है कि कभी हड़बड़ी में क्लास हो जाती है तो थोड़ा सा मिस्टेक होना लाजमी है, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो आप लोगों में से कई लोग कमेंट किए, मैंने उनको कहा भी कि ये सुधार कर लीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका जो सुधार है उसे भी दे दिया है, तो आप उसे लिख लेंगे। आज के भी प्रश्न जो हैं उस पर भी आप लोग गौर करेंगे और अगर कहीं पर उस टाइप के मिस्टेक्स अगर नज़र आते हैं तो आप ज़रूर हमें मैसेज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के एमसीक्यूज में हम लोग लेके आए हैं व्यक्तित्व और कृतित्व पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है ए के झा के रूप में। नाम जो है ए.के. झा, कौन विचारक साहित्यकार हला? ए.के. झा कौन विचारक साहित्यकार हला? पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा प्रगतिशील विचारक, दूसरा पोंगापंथी विचारक, तीसरा अगनपतियार विचारक या धार्मिक विचारक। ए.के. झा जी किस विचार के कवि लेखक थे? कहने का मतलब है किस प्रकार के साहित्यकार थे। तो यहाँ पर प्रगतिशील विचार है ऑप्शन में आपका। पोंगापंथी विचार, प्रगतिशील मतलब होता है प्रोग्रेसिव, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव विचार के। पोंगापंथी वो उसको कहते हैं जहां पर लोग धार्मिक आडंबर को लेके चलते हैं। अनपतियार मतलब इसका कोई विचारधारा ही नहीं है। और धार्मिक विचार का मतलब आप लोग समझते होंगे कि धर्म से संबंधित जो विचारधारा है उसको हम लोग धार्मिक विचार बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका? प्रगतिशील विचारक। किस विचार का? तो प्रगतिशील विचार का जो है ए.के. झा जी किस विचार के थे? तो प्रगतिशील विचार के थे ए.के. झा जी। ए.के. झा जी के जन्म गांव सही नाम छांटा। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था ए.के. झा जी का, इसके बारे में आपको सही नाम छांटना है। अगर आप लोगों ने इसे देखा होगा या आप लोग जानते होंगे, इन ऑप्शनों को अगर ध्यान दिया जाए तो इन ऑप्शनों में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछला क्लास आप लोग अटेंड किए होंगे, ऑप्शन है आपके सामने मधुकरपुर, करकट्टा, चांदीपुर या दुर्गापुर। ऑप्शन के आधार पर आप लोग बताइए कि कहाँ है इनका घर, कहाँ इनका हुआ था जन्म। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? चांदीपुर में। और यह चांदीपुर कहाँ पर है? पेटरवार में। ये चांदीपुर कहाँ है? तो ये चांदीपुर कहाँ है? पेटरवार में। पेटरवार अभी कहाँ किस जिला में पड़ता है? पेटरवार अभी किस जिला में पड़ता है? तो यह बोकारो जिला में पड़ता है। कहाँ पर? तो बोकारो जिला में। तो कई क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए इसी से। इस प्रकार से अगर पूछे जाएंगे तो आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। प्रारूप क्वेश्चंस क्या होते हैं? प्रारूप क्वेश्चंस के आधार पर आप जो है बहुत सारी क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं और आप लोग कोशिश करेंगे कि खुद से क्वेश्चंस बनाने के। कई लोग बार बार फिर से फोन कर रहे हैं कि सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। दोस्तों देखो, पीडीएफ का बिजनेस मेरे पास नहीं है, ना आपसे क्लास में पैसे लेने का बिजनेस है। मेरे पास इसके अलावे इनकम के दूसरे स्रोत हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका आनंद उठाइए। पेड क्लासेस का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए.के. झा जी का मौसम विज्ञान सिद्धांत के की नाम है। उनका जो एक सिद्धांत दिए थे उन्होंने मौसम विज्ञान का सिद्धांत, तो वह सिद्धांत का क्या नाम था? पहला ऑप्शन आपके सामने है मंगल ग्रह सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है धरा गगन सिद्धांत,
तीसरा ऑप्शन है गगन धारा सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है आपके पास आकाश गगन सिद्धांत। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का, क्योंकि पहले आप अपना जवाब दे लीजिएगा, इसके बाद आप हमसे आशा करें कि आशा मिल रहा है कि नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? धरा गगन सिद्धांत। धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, भू धरा वसुंधरा। गगन मतलब आकाश। तो पृथ्वी और आकाश के बीच में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। यहां पर देखिए सेम ऑप्शन है, जो कि आपको गगन और यहां पर धरा नहीं लिखा हुआ है बल्कि धारा लिखा हुआ है। बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिया गया है कि जिसमें धरा के जगह में धारा लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसलिए यह नहीं होगा और आपका जो सही जवाब होगा धरा होगा। धरा मतलब होती है पृथ्वी। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि ये रेल श्रमिक उच्च विद्यालय जो थे A.K. झा जी, रेल श्रमिक उच्च विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक थे और विज्ञान के शिक्षक रहते हुए इन्होंने कई तरह के प्रयोग भी किए थे। और इनका जो प्रयोग है उसी प्रयोग में से एक है, इसलिए मौसम विज्ञानी भी इन्हें कहते हैं। तो इनका जो एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, उसका नाम था धरा गगन सिद्धांत और इसी से संबंधित यह प्रश्न था आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे तो यह झारपात केकर उपनाम हकै। झारपात इनमें से किसका उपनाम है या किनका उपनाम है? मतलब हम लोग में देखेंगे यहाँ पर कई तरह के उपनाम लिए गए हैं झारखंड में, खास करके खोरठा में। आकाश खूंटी, दिनमणि, आपका गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी हो गए, A.K. झा जी का झारपात हो गई है, बरवड्डा के अखई बोर किसी को कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो है उपनाम, और भी हैं, बहुत सारे हैं इस लेतार में, लेकिन आपको उपनाम याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन आपके सामने क्या है? विश्वनाथ दसोंधीराज, विश्वनाथ परमाणिक या शिवनाथ परमाणिक, विश्वनाथ नागर या A.K. झा। ऑप्शन को देखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। झारपात, क्योंकि यहाँ पर झारपात A.K. झा जी से संबंधित है और झारपात उपनाम किनका है? A.K. झा जी का। A.K. झा जी का क्या उपनाम है? तो झारपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानुरी का जन्म जो है ईस्वी उसका छांटिए। श्रीनिवास पानुरी जी के सही जन्म बच्छर का छांटा। अब उन्होंने प्रिंटिंग यहाँ पर क्या मिस्टेक किया है सो देखिए। ये सितंबर को दिसंबर आप कर लेंगे, दिसंबर, ठीक है, ये आपका दिसंबर, ये आपका दिसंबर, ठीक है, ये आपका दिसंबर। मिस्टेक क्या होता है सो जानिए। कभी कभी ऑटो फिलिंग हो जाता है जिसके कारण से टाइपिंग करते वक्त उन लोगों को दिक्कत आती है, तो ये चीज हो गई। तो यहां पर क्या है? श्रीनिवास पानुरी के सही जन्म बच्छर के छांटा। ऑप्शन है 25 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1920, 25 सितंबर 1920 या 25 दिसंबर 1929। 25 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 29 है। तो चूंकि सितंबर नहीं है, उनका जन्म दिसंबर में हुआ था। मैंने क्लास में भी बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म जिस दिन हुआ था उसी तिथि को 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में जाना जाता है और बड़ा दिन के रूप में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? श्रीनिवास पानुरी जी का बरवड्डा धनबाद में। तो 25 दिसंबर इसका सही जवाब होगा। क्या? 25 दिसंबर 1920, 25 दिसंबर 1920। और इनका जो पिता का नाम क्या था? तो शालिग्राम और माता का नाम था दुखनी देवी। इनके श्रीनिवास पानुरी जी के पिता का नाम था शालिग्राम जी और माता का नाम था दुखनी देवी। क्या नाम था? तो दुखनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानुरी जी कौन विधान रचना नाय करल हत? पानुरी जी ने इनमें से किस विधान में रचना नहीं किए हैं? ऑप्शन है आपका खंड काव्य, महाकाव्य, उपन्यास या नाटक। इन्होंने किस विधा में रचना नहीं किए हैं? ऑप्शन देखिए, इन्होंने लगभग सभी विधाओं में रचना लिखे हैं, लेकिन इन्होंने महाकाव्य पर
कोई रचना नहीं लिखी है, एक भी महाकाव्य इन्होंने नहीं लिखा है। खंड काव्य इन्होंने लिखा है जो हम लोग पढ़ चुके थे, इस बार सिलेबस में नहीं है। तो खंड काव्य पर इनका लेख है, उपन्यास भी है इनका और नाटक भी है इनका, लेकिन इनका नहीं क्या है तो नहीं है महाकाव्य। महाकाव्य इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, महाकाव्य। पानुरी जी के अक्षय बोर, ऐसा बरगद का पेड़ जिसका क्षय कभी नहीं हो सकता है, अक्षय, खोरठा में इसको बोलते अक्षय बोर, ऐसा बरगद का पेड़ जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। पानुरी जी के अक्षय बोर के कहल हथिन, के कहलथिन या कहल हथिन दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन है आपके सामने, परमाणिक जी, शिवनाथ परमाणिक जी, एके झा जी, शांति भारत जी या बंसीलाल बंसी जी। ये सारे आपके लेखक हैं, खोरठा के दिग्गज, और इन लोगों में से किसी एक ने उनको बरवड्डा का अक्षय बोर कहा है या बरवड्डा का अक्षय बोर कहा है। तो बरवड्डा का अक्षय बोर कहने का मतलब है कि वो ऐसा बरगद का पेड़ जिसका कभी क्षय नहीं होगा, यानी कि इतना फैला हुआ, इतना दमगर गाछ के रूप में इनका नाम दिया गया है। किन्होंने दिया है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका शांति भारत जी ने। किसने दिया, तो शांति भारत जी ने कहा। किसके बारे में, पानुरी जी के बारे में, अक्षय बोर यानी कि कभी क्षय नहीं होने वाला, और इसका एक पूरा नाम है बरवड्डाक अक्षय बोर, बरवड्डाक अक्षय बोर या अक्षय या अक्षय, अक्षय बोर, बोर मतलब यहां पर बरगद का पेड़, बरवड्डा के अक्षय बोर। शांति भारत जी ने इन्हें उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, ऊ की चिन्हत हमरा जेकर आंखें बास करे गीद चील लकरा, केकर रचना है। इस टाइप का उठा के प्रश्न पूछे जाएंगे, लोकगीत से भी पूछे जाएंगे, लोक कथा से भी पूछे जाएंगे, जीवनी से भी पूछे जाएंगे, और बहुत सारे चीज जो है ऐसे जो टॉपिक वाइज हैं वो उठा के पूछे जाएंगे। तो यहां पर लिखा ऊ की चिन्हत हमरा जेकर आंखें बास करे गीध चील लकरा। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी, एके झा जी, शांति भारत जी या बंसीलाल बंसी जी। आपको पता है कि श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं उसे छायावादी भावक कविता भी उन्होंने बहुत सारा लिखा है। हम लोग तो नागर को देखे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इस प्रकार से लिखी है जो उनको अलग करता है, पूरे खोरठा साहित्य में एक अलग स्थान प्रदान करता है। उन्होंने लिखा है, आज हमर गीतक देसे फूटल सुदे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अतिकूल। छायावादी है, एकदम पूरी तरह से छायावादी है। इसी तरह से उन्होंने प्रकृति पर चित्रण करते हुए ये लिखा था। और अगर एक बात करेंगे, यहाँ पर पलायनवादी जो प्रवृत्ति था, यहाँ से जो लोग निकल के कहीं और जा रहे थे, झारखंड छोड़ के जा रहे हैं काम के काज के सिलसिले में, तो उसने उस पर भी लिखा था, हम सुनल ही शून्यक डाक के ऊ हमरा डाके, आर नाय रहबो घरे कुम्हार चाकक चाके। बोल रहा है कि कोई हमको बाहर से डाक दे रहा है, जो शून्य है वहां से डाक दे रहा है और हमको वहां जाना है, वहां से हमको बुलावा आ रहा है, क्योंकि अब हम उस जगह में नहीं रह सकेंगे जो कुम्हार का चाक का जैसा एक ही जगह में घूम रहा है। उनका बहुत ही जबरदस्त लिखा हुआ था। और आप उनका चाबी काठी पढ़ लीजिए, आपका उद्भासल कर्ण पढ़ लीजिए, श्रीनिवास पानुरी जी का मेघदूत जो है उसका अनुवाद उन्होंने खोरठा में किया था, जो महाकवि कालिदास के लिखे हुए हैं मेघदूतम, उनका उन्होंने खोरठा में अनुवाद किया था। राम कथा मृत का इन्होंने लिखा। कई तरह की चीजें जो कि एक अलग अलग छाप छोड़ती है श्रीनिवास पानुरी जी को, ऐसे ही कोई उन्हें अक्षय बोर नहीं कहता है। अक्षय बोर कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी इनकी कृतियां हैं जिन कृतियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। श्रीनिवास पानुरी जी मृत्यु मृत्यु बच्छर छाटा बच्छर 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 बहरली बच्छर छाटा। ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1996, 7 अक्टूबर 1986, 7 अक्टूबर 1990 या 17 अक्टूबर 1986। क्या है इसका सही जवाब, आप लोग देखेंगे। इसका सही जवाब है 7 अक्टूबर 1986। 1986 में ये दुनिया को छोड़ के चले गए और 7 अक्टूबर 1986 में इन्होंने बरवड्डा की धरती को विदा किया और परलोक चले गए। श्रीनिवास पानुरी जी जो है बहुत ही जबरदस्त खोरठा के कवि, लेखक, उपन्यासकार, खंड काव्य के रचयिता, ट्रांसलेटर, इस सभी के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है बरवड्डा का अखय बोर। इनकी जितनी महत्ता खोरठा में थी उतने ही शब्द हिंदी में भी हैं और सारे शब्दों को अगर देखेंगे तो इन्होंने दोनों ही चीज़ों पद्य में, गद्य में, सभी जगह इन्होंने अपनी कृतियों की छाप छोड़ी है। नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूतम से बना है मेघदूत। इनकर कैसन रचना हकै? मौलिक काव्य, महाकाव्य, उपन्यास या जीवनी? क्या है इनकी पानुरी जी का मेघदूतम? तो अनुवाद है। पहला तो बात है कि यह अनुवाद है, कालिदास का लिखा हुआ है। और यह क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। एके झा जी ने महाकाव्य नहीं लिखा था, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सुलख साई खंड काव्य केकर ऊपर लिखल गेल है? सुलख साई। इसके पहले एक और चैप्टर था आप लोगों का जिसका नाम था उद्वासल कर्ण, लेकिन सुलख साई चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले बार। सुलख साई किस पर लिखा गया है खंड काव्य जो है? ऑप्शन है आपके सामने विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो, शिबू सोरेन या महाभारत एक पात्र। क्या कौन है सुलख साई? छोड़ दें आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा। सुलख साई महाभारत का एक पात्र था, ये सही जवाब है, महाभारत का एक पात्र था। लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि वह महाभारत का कौन सा पात्र था जिसका नाम सुलख साई लिखा हुआ है, जो कि नागर जी ने लिखा है। सुलख साई जो लिखा हुआ है वह महाभारत के किस पात्र का चरित्र को वर्णन करता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। सुलख साई में महाभारत के किस पात्र का वर्णन किया गया है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। तो यहां पर तो जवाब हो गया महाभारत का पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। रांगा लाठी नागर जी कैसन रचना हकैन? रांगा लाठी नागर जी का कैसा रचना है? कविता गोच है, खंड काव्य है, महाकाव्य है या निबंध गोच है? रांगा लाठी सारी चीजें हमने पढ़ा दी है, एक भी छूटने वाली नहीं है। अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चंस जो लिया है वो क्लास से ही लिया है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी क्लासेस अभी तक मैं दे चुका हूं लगभग सारे का ओरिएंटेशन एकदम एग्जाम ओरिएंटेशन है। जहां पर एग्जाम पर ये क्वेश्चंस मैंने सेट नहीं किया है। आप ये भी नहीं सोचे कि ये क्वेश्चन सारे मेरे मन की उपज है जिसको मैंने सेट कर दिया, ऐसा नहीं। ये मार्गदर्शन पब्लिकेशन में छपा हुआ है, श्री BN ओहदार द्वारा लिखित जो किताब है उससे ये क्वेश्चन उठाया गया, क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना बन जाती है और मैंने ये पढ़ाया है। रांगा लाठी नागर जी कैसन रचना हकै, तो क्या है ये? कविता गोच है, हमने वहां पर पढ़ाया है। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नागर जी लिखल खंड काव्य नाम की है? उद्वासल कर्ण, चाभी काठी, सुलख साई, केओनाई।
अभी हम लोगों ने इसका चर्चा कर लिया था और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया। कौन है? तो सुलग साय। किनका लिखा हुआ है? तो नागर जी का। और सुलग साय से संबंधित आप लोगों के सामने मैंने एक प्रश्न रखा है, उसे आप लोग अवश्य करेंगे। विश्वनाथ नागरक जन्म के ठाव बतवा। ठाव मतलब गांव, जहां पर जन्म उनका हुआ। यहां पर सारे तो क्लियर लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने है। भूदा, बारमसिया, धनबाद, बोकारो, चास या माराफारी। कौन सा है स्थान जहां पर विश्वनाथ नागर जी का जन्म हुआ था? सही जवाब क्या आंसर है? भूदा, बारमसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि कई लोग बोले कि सर 15-15 ही क्वेश्चन बनाइए, मैं तो एक ही बार में 30-30 क्वेश्चन, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन है आपका झारखंड का खोरठा में, 1,000 क्वेश्चन तो कम से कम कीजिएगा ना, 10,000 प्लस ही होंगे। 1,000 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस के अनुसार हो जाएगा, तो रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी। अभी थोड़ा सा शांत है, लास्ट का 1 महीना में 100 क्वेश्चन का हम लोग सेट करेंगे, लाइव सेट। उसमें अपलोडिंग का कोई झमेला नहीं रहेगा, आप लोग लाइव आइएगा, 100 क्वेश्चन का सेट कर लेंगे। तो उसमें बहुत स्पीड, 10 दिन में 100 क्वेश्चन करेंगे तो 1,000 क्वेश्चन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेट में ही आपका लगभग सारे निकल जाएंगे क्वेश्चंस, जितने भी बने हुए हैं और जितने भी आने वाले हैं, तो वो कर लेंगे, उसको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, 2010 बच रहे, नागर जी के कौन पुरस्कार देल गेल हले? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर है जाओ जिंदगी पुरस्कार, श्रीनिवास पानवरी पुरस्कार, खोरठा रत्न और काव्य विभूषण। किनको क्या क्या पुरस्कार मिला था? जो जो आपके सिलेबस में राइटर्स के नाम हैं, ये पुरस्कार का लिस्ट एक बना लीजिएगा। जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, पुरस्कार, सम्मान, उनकी कृतियां, उसका लिस्ट एक बना लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। कहां जाएंगे प्रश्न? उससे प्रश्न आएंगे। कर्मा और सरहुल 2 से आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कार गीतों से जितने प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। हमने लोकगीत का जो पहला चैप्टर बनाया, पहला वीडियो जो मैंने लोकगीत पार्ट 1 जिसे बनाया है, वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इनको क्या मिला था? जाओ जिंदगी पुरस्कार, जाओ जिंदगी पुरस्कार 2010 में। कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट भी करते रहेंगे, और साथ साथ में जो क्लासेस चल रही है वो भी चलेगी। व्याकरण की क्लासेस आप लोग बहुत बढ़िया से नहीं देख रहे हैं, और फंसाएगा आपको सबसे ज्यादा वही, क्योंकि वन साइडेड है क्वेश्चन। वहां पर 30 क्वेश्चंस के आसपास आपके व्याकरण से रहेंगे, और व्याकरण का पोर्शन बहुत छोटा है। ध्यान रखेंगे, व्याकरण का पोर्शन बहुत बड़ा नहीं है खोरठा में, तो लगभग पकड़ाने वाला है, और आप लोग उसको जो है ना इग्नोर करते चल रहे हैं। उसको इग्नोर नहीं करें, व्याकरण के वीडियोज को बहुत क्लोजली देखें, वॉच करें, और उससे समझने का कोशिश करें, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका पकड़ाए। क्योंकि बीच से क्वेश्चंस में डाले जाएंगे उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, वाच्य, ये सब जो बीच से डाले जाएंगे। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें बीच से डाले। विशेषण में क्या है, किस टाइप का विशेषण यहाँ पर लगा हुआ है। तो व्याकरण के पोर्शन को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए। हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं जब वॉच कर रहा हूँ लगभग अपने जो अपलोडेड वीडियोज हैं, आप लोग क्विज अच्छा देख रहे हैं, लोकगीत अच्छा देख रहे हैं, व्याकरण को देख नहीं रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि व्याकरण आप कहीं और से पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, क्लोजली व्याकरण को वॉच कीजिए। क्यों? क्योंकि व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाए। यहाँ पर बहुत ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन व्याकरण में सटीक क्वेश्चंस आएंगे और उसे आसानी से पकड़ेंगे। और जेएसएससी की बात की जाए तो जेएसएससी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट करने वाली पेपर जो है, वो पहला तो रीजनल पेपर है ही। रीजनल पेपर है ही। दूसरा जो आपके सामने आएगा वह आर से ले लीजिए, रीजनिंग। तीसरा जो पेपर करेगा वह आपका मैथ करेगा।
चौथा जो पार्ट करेगा वो आपका झारखंड पार्ट करेगा, और पांचवा पार्ट जो है वो आपका जीएस पार्ट करेगा। जीएस में भी साइंस पार्ट करेगा। तो इतने को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत अगर नहीं देखें तो चलेगा, लेकिन इन पार्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लगातार जो है देखना पड़ेगा। अब मैथ्स में आपके फार्मूले चाहिए, फार्मूला है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, बनाने का तरीका आपको सीखना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। रीजनिंग का भी वही हाल है। खोरठा में व्याकरण सेक्शन आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। आप अगर देखेंगे गीतों से तो उतने क्वेश्चन नहीं है जितना व्याकरण में है, और गीत दुनिया भर का, लेकिन पूछे नहीं जाएंगे गीतों से, बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं घुसेगा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग परेशान नहीं हुई। मेरा यहाँ कहीं भी आशय ये नहीं है कि आप डर जाएं। मेरा आशय सिर्फ इतना है कि आप सचेत हो जाएं और व्याकरण को बहुत क्लोजली वॉच करें। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं व्याकरण तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो ध्यान दे के पढ़ेंगे। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर कोई लेन देन की बात नहीं है। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ रहे हैं बढ़िया से पढ़ें, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें, क्योंकि झारखंड में वैकेंसीज क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। चलते हैं, मिलते हैं। धन्यवाद। जोहार।